हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज विशाल परियार। हर दिन सुबह 7 बजे करते हैं हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन। यही डिस्कशन दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप में से सभी लोग छुट्टी नहीं हुई है, जो लोग कह रहे हैं छुट्टी हो गई कि आज कोई छुट्टी नहीं हुई है, क्लास स्टार्ट हो गई है। आइए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, कुछ चीजें हमेशा आपको अपने अंदर रखनी चाहिए जिससे कि आपको ये महसूस होता रहेगा कि यार जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपकी महारत है और आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वरना क्या होगा कि आपको डीमोटिवेट होने में देर नहीं लगती है। ये बात होती है ना। तो वही एक अच्छी शानदार बात दिमाग में रखना। क्या लिखा हुआ है? हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ये उम्मीद आपको अपने अंदर हमेशा रखनी है। आप एग्जाम देते हो, आप फेल हो जाते हो, उसके बाद क्या करना है मेन, अगर वहां जब खड़ा होता है ना कोई, बस वही आगे सक्सेस होगा। अदरवाइज रोने वाले तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम रह गए। आपको बस ये नहीं करना है। आपने मेहनत करी है, चाहे कुछ भी हार जाओ, लेकिन अपने अंदर वो उम्मीद जिंदा रखो। कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा फिर से कोशिश करेंगे, दोबारा फिर से मेहनत करेंगे, क्योंकि फिर जो टारगेट आपने सोचा है अचीव करने का, वो अचीव कैसे करोगे, ये होना बहुत जरूरी है। और ये होगा, सब कुछ अचीव कर ले जाओगे दोस्तों। बस ये पॉजिटिव स्पिरिट अपने अंदर रखना। इसी पॉजिटिव स्पिरिट से करते हैं दोस्तों शुरुआत सेशन की। आओ जरा देखते हैं क्या क्या आर्टिकल में आया है डिस्कशन करने के लिए। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ चीजें हमारे पास नई आती रहती हैं। आज के आर्टिकल में भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। नया मैं आपको दिखाता हूं क्या है। एक सेकेंड, ये लॉग आउट हो गया है, मैं फिर दोबारा लॉग इन कर दूं बस। देखो जरा आर्टिकल अपने पास, पहला आर्टिकल दोस्तों यही यूएस और चाइना को लेकर है। काफी टाइम से यूएस और चाइना को लेकर कोई ऐसा आर्टिकल आया नहीं था जो उन दोनों के रिलेशन को लेकर बता रहा हो। हाँ, अब रिलेशन को लेकर ये आर्टिकल बता रहा है कि दोनों के बीच के जो रिलेशन है, खराब जो हुए थे, किन पॉइंट्स पर खराब हुए थे, अब जो पॉइंट्स बात हो रही है उन पॉइंट्स पर क्या बेहतर होने के चांसेस हैं, उससे बेनिफिट क्या है, इंडिया का स्टैंड पॉइंट क्या होना चाहिए, कुछ इश्यूज पर उसको लेकर भी डिस्कशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग यहां पर दिमाग लगाएंगे। ये क्या अपने लिए काम का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल दोस्तों ये द फर्स्ट टाइम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पोर्ट्स को लेकर है, यूएस ओपन को लेकर, जो यूएस ओपन स्पोर्ट्स है इसको लेकर है कि कहां कहां क्या इंप्रूवमेंट, कोई अपने काम की चीज नहीं है, इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, क्या पढ़ने वाला है ये पढ़ेंगे आप। रिटर्निंग टू स्कूल 17 मंथ्स लेटर, 17 महीने बाद जब स्कूल्स ओपन हो चुके हैं ऑलमोस्ट हर एक जगह के, तब सिचुएशन क्या है, स्कूल्स में टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कैसे वो सिलेबस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये दिया हो, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ेंगे। ये वाला आर्टिकल भी इंटरेस्टिंग है, दिया हुआ है कोविड-19 को लेकर डेटा दिया हुआ है कि कितने लोग हैं वो इन्फेक्ट हुए थे और कितने लोगों की डेथ हुई, वैक्सीनेशन कितने लोगों को लग चुका है, अभी कितनी तेजी से और वैक्सीनेट होने की जरूरत है। इट इज इंपॉर्टेंट, तो हम इस पर दिमाग लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आना दोस्तों, एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है। फेडरलिज्म का मतलब क्या हो जाता है कि जहां पर हर किसी के पास इंडिविजुअल राइट्स हैं, हर व्यक्ति इंडिविजुअल तरीके से अपना काम कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कोऑपरेशन के साथ एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो फेडरलिज्म होता है। वहां पर एसिमेट्री देखने को मिल रही है। किस चीज में, हम इसमें जरा इसको भी देखेंगे। आ जाओ, ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर कुछ कुछ पॉइंट्स बात दी गई है, तो हम उन सबको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, वो क्या लिख ले रहे हैं एक एक करके, उसके बाद यहां पर पढ़ेंगे। आप में से सभी लोग दोस्तों जो बिल्कुल नए हैं ना, आपको पता नहीं किस तरीके से इसमें पढ़ा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो वो रीडिंग ही हम दिमाग में रखेंगे कि रीडिंग करते रहेंगे, रीडिंग हम दिमाग में रखते जाएंगे। ठीक है, तो रीडिंग आपको भी दिमाग में रखते जानी है, फिर उसको आगे करते जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वो क्या है, मेरे साथ लिखना शुरू कर देंगे एवरीवन। पहला वर्ड आपके लिए रैंकर। देखो जरा, पहला वर्ड आपके लिए आया रैंकर। रैंकर का मतलब होता है बिटरनेस और रिसेंटफुलनेस। बिटरनेस का मतलब है किसी को लेकर आपके अंदर ना अच्छी भावना ना होना, अच्छी फीलिंग ना होना, वो बिटरनेस हो गया। आप झगड़े वाली फीलिंग होना है ना, वही रिसेंटफुलनेस होता है। रिसेंट का मतलब भी हो जाता है गुस्सा आना।
किसी को देखकर, तो वो जो गुस्सा होना होता है स्पेशली में लॉन्ग स्टैंडिंग कोई चीज जबकि काफी लंबे समय से चल रही है, तो वो जो फिर गुस्सा आता है उसे हम रैंकर कहते हैं। द्वेष हमने हिंदी में लिख दिया, ऐसे करके दोस्तों इसे याद रखिएगा, द्वेष हमने हिंदी में लिख दिया। अगला वर्ड है दोस्तों एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन में वर्ड के लास्ट में ION है, हमेशा याद रखना है दोस्तों, ION वाली वर्ड आपका नाउन की तरह यूज होता है, ये भी नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्स्ट्राडिशन विच मींस द एक्शन ऑफ एक्स्ट्राडाइटिंग अ पर्सन accused or convicted of a crime। एक्स्ट्राडाइट का मतलब ही नहीं लिखा यहां पर उसको भी घुमा के लिखा हुआ है। मतलब ये होता है किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हुआ है, ठीक है, और वो कहीं किसी की जुरिस्डिक्शन में, उसको उसकी जुरिस्डिक्शन से हटाकर किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में ले जाना है ना, तो ये करना बेसिकली एक्स्ट्राडाइट कहलाता है। ऐसे करके याद रखिएगा, एक्स्ट्राडिशन आपका नाउन हो गया, समझ गए, याद रहेगा। एक्स्ट्राडिशन आपका दोस्तों नाउन की तरह यूज हो गया, लिख लो सब लोग। अगला वर्ड है लाइकन। लाइक जानते हैं हम, लाइक वर्ब की तरह यूज होती है, किसी को पसंद करना, हाँ, तो और लाइक से बनता है एक लाइकन, वो भी एक वर्ब होती है। लाइकन का मतलब होता है कंपेयर करना, हाँ, लाइकन का मतलब होता है कंपेयर करना। तो नया वर्ड है आप लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए नया वर्ड है मेरे को बताना। लाइकन सेकंड फॉर्म होती है लाइकन्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है लाइकन्ड, ठीक है, ऐसे करके दोस्तों यूज होता है। हमने लिखा पॉइंट आउट द रिजेंबलेंस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज का या पर्सन का रिजेंबलेंस को पॉइंट आउट करना कि ये चीज के जैसी दिखती है, ये चीज उसके जैसी है। कंपेयर करना, रिजेंबलेंस मतलब उसके जैसा दिखना, कंपेयर करना, कंपेयर करना, इक्वेट करना, तुलना करना, हमने यहां पर लिख दिया, दैट इज लाइकन, वर्ब की तरह दोस्तों यूज हुआ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बोले जी सर ठीक है ना, बोले जी सर ठीक है, परफेक्ट है, ओके। आगे बढ़ चलते दोस्तों, अगला वर्ड है ओएसिस। ओएसिस तो हम उस जगह को कहते हैं जैसे समुद्र, जैसे रेगिस्तान है, समुद्र बोल रहा हूं, रेगिस्तान है, चारों तरफ रेती रेते, और उस रेगिस्तान में बीच में कोई एक ऐसी जगह है जहां वेजिटेशन हो सकती है, जहां पर कोई भी फसल हो सकती है, जहां कोई भी किसी भी तरीके का पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो वो जो जगह हो गई ना, वो जो अच्छा रिच सोर्सेज हो गया, उस जगह को हम ओएसिस कहते हैं। ऐसी किसी चीज को हम बोलते हैं दोस्तों ओएसिस। हमने लिखा नाउन की तरह फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड, वो आपका होता है ओएसिस, नाउन की तरह दोस्तों यूज हुआ, याद रखिएगा। अगला वर्ड है एंड्योर। एंड्योर आपका वर्ब की तरह यूज होता है दोस्तों, विच मींस सफर समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट पेशेंटली। आप बहुत पेशेंट तरीके से, शांत होते हुए आप चीजों को सफर कर रहे हैं, सहन करे जा रहे हैं, इसको बोला जाता है एंड्योर करना। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है। एंड्योर मतलब सफर करना, समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट पेशेंटली सफर करना, ये सहन करना आपका हो जाता है एंड्योर। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, याद रखिएगा, वर्ब की तरह दोस्तों यूज हुआ है, याद रखना, ठीक है। चलो वेरी गुड। अगला वर्ड है आपके लिए दोस्तों इंस्यूलेट। वर्ब की तरह ये भी यूज होता है इंस्यूलेट। इंस्यूलेट अ वेरी कॉमन वर्ड, वेरी वेरी कॉमन वर्ड, विच मींस प्रोटेक्ट समवन और समथिंग, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनप्लीजेंट इन्फ्लुएंसेस और एक्सपीरियंसेस, कि उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, कोई अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ना हो, इन सारी चीजों से उसे प्रोटेक्ट करना, बेसिकली वही इंस्यूलेट होता है। इंस्यूलेट करना वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपके लिए बैक पेडल। बैक पेडल, साइकिल चलाते हो, उसमें पेडल पेडल मारते हो आप, है ना, तो पेडल मारते हो आप तो आगे जाती साइकिल, बैक पेडल करते हो तो पीछे तो नहीं जाती। लेकिन बैक पेडल का लॉजिक वही है, मूव हेस्टिली बैकवर्ड। जब आप हेस्टिली मतलब जल्दबाजी में वापस हो रहे होते हो, आपने कोई स्टेप उठाया है, अब आपने कोई पॉलिसी बनाई, अब आपको लगा यार ये पॉलिसी तो काम नहीं कर रही, बेकार हो, तो आप जल्दबाजी में आपने सब सारी स्टेप वापस ले लिए, तो ये सारे स्टेप्स को वापस लेना, सारी चीजों को वापस लेना आपका बैक पेडल कहलाता है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, ये आपका बैक पेडल कहलाएगा, वर्ब की तरह दोस्तों यूज हुआ, याद रखना है। अगला वर्ड है आपके सामने अनफेदोमेबल। अनफेदोमेबल में वर्ड क्लास में BLE है, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होगा, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, विच मींस इनकैपेबल ऑफ बीइंग फुल्ली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड, किसी चीज को पूरी तरीके से एक्सप्लोर और अंडरस्टूड यानी समझा नहीं गया है, इनकैपेबल है ये करने में, उसी को बोलते हैं हम अनफेदोमेबल। अनफेदोमेबल आपका ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, कोई चीज इतनी ज्यादा है कि उसे पूरा एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है, पूरा अच्छे से समझा नहीं जा सका, उसमें अथाह है, तो बहुत ज्यादा है, उसे हम कहते हैं अनफेदोमेबल, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला वर्ड है दोस्तों एसेंट। डिसेंट सुना, डिसेंट, इफ यू डिसएग्री दैट मींस दिस इज योर डिसेंट। डिसेंट नाउन होता है, असेंट भी नाउन होता है।
यानी कि अगर अग्री करते हो तो असेंट हो गया, डिसएग्री करते हो तो डिसेंट हो गया, तो वही असेंट है। द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और अग्रीमेंट, अप्रूवल और अग्रीमेंट का एक्सप्रेशन देना, अनुमति देना आपका असेंट कहलाता है। इसे दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, असेंट कहलाता है, इसे दोस्तों याद रखना है। ओके, अगला वर्ड है आपके लिए एग्रीगियस। तो ये वर्ड क्लास में ओयूएस है, कॉमन वर्ड। ओयूएस वाले वर्ड आपके एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, विच मींस समथिंग विच इज वेरी बैड, शॉकिंगली बैड है, आउटस्टैंडिंगली बैड है, कोई चीज बहुत ज्यादा खराब है, उस खराब के सेंस में इसको हम यूज करते हैं। अगला वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब है किसी चीज को लेकर यू डोंट हैव सो मच इंटरेस्ट, आपको कोई खास ध्यान नहीं देना, आपको कुछ खास वो चीज पसंद नहीं है, या वो कोई स्टेप आपको कुछ खास लेना देना नहीं है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, लैक ऑफ एंथुसियाज्म होना, लैक ऑफ कंसर्न होना, उदासीनता होना, वो होती है अपैथी, उसे हम बोलते हैं अपैथी। ये आपका नाउन की तरह यूज होता है दोस्तों, इसको लिख लो। एक वर्ड और है इरेडिकेट। इरेडिकेट लिखो। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। बेसिकली इरेडिकेट का मतलब किसी चीज को हटा के उखड़ के फेंक देना, है ना। जैसे आपने ये सुना होगा कि इरेडिकेट द पॉवर्टी, गरीबी को हटाओ, तो वहां पर आपने पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का या इरेडिकेशन टर्म काफी बार सुना होगा। कॉमनली मतलब वहां बहुत यूज होता है, वही इरेडिकेट है। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पुट एन एंड टू, किसी चीज खत्म कर देना, खात्मा कर देना, वो आपका इरेडिकेट कहलाता है। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, ये आपकी है फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं एवरीवन। डन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड पर आते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं एक चीज ये मेरे को याद आ गई, बाद में बताऊंगा, इसको लिख लो, अभी बताऊंगा बाद में, भूल जाओ तो कहते ना सर बता दो। अगला वर्ड लिखो आउटलॉ। ये ना दोनों तरीके से यूज होता है, नाउन की तरह से भी यूज होता है दोस्तों, और वर्ब की तरह भी यूज होता है। नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह, दोनों तरीके से यूज होता है। अब जब ये वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब है कोई भी चीज जो इलीगल है, और जो कोई चीज इलीगल है उसको ना बैन लगा देना, या फिर उसको लीगल हटा देना, तो बैन कर देना, मेक इलीगल, तो कोई चीज हटा देना या फिर उसे बना देना इलीगल, वो होता है आपका आउटलॉ करना, क्योंकि अब वो लॉ के बाहर हो गई चीज, लॉ के अंदर अंदर तक है तब तक वो लीगल है। तो ये आउटलॉ करना ये कहलाता है कि अब हमने इसे आउटलॉ कर दिया, ये अब लीगल नहीं रह गई। ऐसे दूसरा इसका मतलब होता है नाउन की तरह, वो हमने ये लिखा है, ए पर्सन हु हैज ब्रोकन द लॉ, एक पर्सन जिसने लॉ तोड़ दिया है, उस पर्सन को भी हम आउटलॉ कहते हैं। स्पेशली वन हु रिमेन्स एट लार्ज और इज अ फ्यूगिटिव, जो कि फ्यूगिटिव टाइप का है, लेकर बड़े लेवल पे भगोड़ा टाइप का है, ऐसे टाइप का कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं उसने कोई धोखाधड़ी करी है, तो वो व्यक्ति आपका दोस्तों आउटलॉ कहलाता है। नाउन और वर्ब दोनों तरीके से दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगला वर्ड है दोस्तों आपके लिए रिप्रेसिव। वर्ड के लास्ट में आईवीई होता है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, याद ये रखना है। जब आप लगाते हैं रिग्रेसिव, तो रिप्रेसिव, रिग्रेसिव नहीं, रिप्रेसिव, रिप्रेसिव का मतलब स्पेशली ऑफ अ सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर बात है। इनहिबिटिंग और रेस्ट्रेनिंग पर्सनल फ्रीडम, जहां पर लोगों की पर्सनल फ्रीडम को रेस्ट्रेन किया जा रहा है, उन्हें रिप्रेस किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ये क्वालिटी आपकी कहलाती है रिप्रेसिव। एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिएगा। एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज हुआ, इसको याद रखिएगा, लिखते जाओ। अगला वर्ड है आपके लिए क्लैमर। क्लैमर आपका वर्ब की तरह यूज होता है, शोरगुल होना, नाउन की तरह भी बनता है, नाउन और वर्ब दोनों की तरह, वर्ब की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब है शोर मचाना, अफरा तफरी हो जाना, वो आपका कहलाता है दोस्तों क्लैमर होना। हमने लिखा ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल शाउट लाउडली एंड इंसिस्टेंटली और लाउडली चिल्लाना। तो बेसिकली चिल्लाना ऐसे नहीं कि नॉर्मल चिल्लाना, अफरा तफरी वाले में उस चिल्लाहट को हम बेसिकली कहते हैं क्लैमर, उस चिल्लाहट को बेसिकली हम कहते हैं दोस्तों क्लैमर। ऐसे क्लैमर यूज होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। अगले वर्ड पे आते हैं दोस्तों, ये रहा आपके लिए स्केप्टिकल। स्केप्टिकल आपका एल लिखा है वर्ड के लास्ट में, यूजुअली एल होगा तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है वो, ये भी एडजेक्टिव बना है। स्केप्टिकल का मतलब है नॉट इजीली कन्विंस्ड, कोई चीज जिससे आप इजीली नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं,
हैविंग डाउट्स और रिजर्वेशन, चीजों को लेकर डाउट्स और आप थोड़े रिजर्व्ड हो रखे हैं, तो ऐसे डाउट होना बेसिकली उलझन में होना आपका स्केप्टिकल कहलाता है। एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है, डाउट के ही सेंस में हमारा यूज होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ चलते हैं। अगला वर्ड है डिसीज्ड। डिसीज्ड दोस्तों नाउन की तरह यूज होता है। डिसीज्ड का मतलब है दी रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, जो व्यक्ति है जिसकी भी बात करें अगर वो डिसीज्ड है यानी कि हाल ही में उसकी डेथ हुई है, उस पर्सन को बेसिकली हम बोलते हैं डिसीज्ड। याद रखिएगा नाउन की तरह यूज होता है, ऐसे करके ध्यान रखना है। ओके, आखिरी वर्ड है आपके सामने इनक्रिमिनेटिंग। इनक्रिमिनेटिंग एक्ट, इनक्रिमिनेटिंग स्टेप्स, ऐसे ये यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, जिसको हमने लिखा मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी ऑफ अ क्राइम और डूइंग, यानी कि इसने कोई गलत काम किया है या क्राइम किया उसको उसका गिल्टी बनाना यानी कि दोषी ठहराना, वो आपका इनक्रिमिनेटिंग कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ये है आपका सेकंड स्लाइड। अब सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सब लोग एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके भी बता दें, अच्छे से सीख रहे हैं तो थम्स अप सबके आ जाएं, अच्छा लग रहा है सभी को तो ठीक है। चलो सबके थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल में। चलो डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, क्या कल मैंने एक वीडियो किया था छोटा सा आप लोगों के लिए, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देख लेना, आपके काम का है। आप सर्च करना यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा, सिंपली आप लिख लेना इस तरीके से। मैं बीच बीच में करता रहता हूं इस तरीके ताकि आपको मिलता जाए, है ना, कि बेस्ट स्टडी टाइम बाय विशाल सर, ठीक है, लिख लेना आपको मिल जाएगा, है ना। पहले एक ये किया था मैंने वीडियो जब वाईफाई स्टडी में था, फिर एक चैनल और क्रिएट किया था हम लोगों ने जिसका नाम था 7 मिनट्स ट्रिक, और फिर कल मैंने एक और किया, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए करता रहता हूं ताकि आपको ना टाइम टू टाइम चीजें पता रहें, और थोड़ा इनोवेटिव तरीका मैंने अपनाया, लोगों को अच्छा लगा, देखा था बढ़िया लगा, बड़ी मेहनत करके मैंने बनाया। मैंने कहा सिंपल मैं समझाऊंगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे, लाओ कुछ अलग किया जाए, है ना। तो मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी बड़ी मेहनत करके, तो मैंने कहा समझ में आए, तो समझ में आया आप लोगों को, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख लेना। एक्टिंग अच्छी लगी, वो तुम लोगों की एक्टिंग थी यार, चलो बढ़िया रहा, कह दिया तुम लोगों ने अच्छी लगी, मेरा दिल रख लिया तुम लोगों ने, कितने अच्छे लोग हो, वाओ थैंक यू वेरी मच। वरना मुझे पता था कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देगा, उसमें बस मेरी फीलिंग समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करेंगे इसमें। मैं ये बस इसलिए बता रहा हूं ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लेना, और इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स दिमाग में रहते हैं, आप मुझे बता दिया करो, मैं आपको जरूर बना दिया करूंगा, मेरी एडवाइस हमेशा आपके साथ रहा करेगी, ठीक है। अभी देखा था जस्ट, हाँ मैंने भी देखा, चलो अच्छी बात है। मैंने देखा, मैंने वीडियो किया तो उसमें उसे 35-36 हज़ार लोगों ने देख लिया था रात में ही, तो मैंने कहा अरे लगता पसंद आया सभी को, है ना। मैंने कहा इतना तो पढ़ाता हूँ मैं, मेरे 24 घंटे में एडिटोरियल में नहीं देखते लोग, मैंने कहा इसको देख लिया, मैंने कहा मुझे पता चल गया, मैंने कहा अच्छा मजे आए हैं इसलिए देखा, ऐसा है क्या, मजे आए क्या लेकिन पढ़ लेना, मैंने तरीका बता पढ़ने का कि कितना कितना टाइम आपको देकर पढ़ना है। चलो पढ़ाई भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। पढ़ाई से याद आया दोस्तों, आज आपकी 11 बजे क्लास होगी इंग्लिश की, ठीक है। अभी सेशन आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 11 बजे क्लास होगी इंग्लिश की यूट्यूब पर ही। तो हम लोगों ने 9 बजे वाला टाइम स्लॉट चेंज कर दिया ना, टाइम स्लॉट कर दिया दोस्तों 11 बजे, तो 11 AM दोस्तों आप सब लोग मिलना, मुझसे जुड़ना, ठीक है। तो 11 AM जुड़ेंगे आपकी, नहीं मेरे को बताना। आज 1 घंटे की क्लास होगी यूट्यूब पर, इंग्लिश की क्लास होगी यूट्यूब पर। काफी टाइम हो गया हम लोगों ने इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं किए हुए ना, तो जम के मजबूती से करनी है प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से। तो 11 बजे दोस्तों हम आज मिलेंगे, ठीक है। सेशन लगा नहीं होगा लेकिन लग जाएगा, आप 11 बजे आना, 11 बजे क्लास आपकी होगी यूट्यूब पर। इसका लिंक भी टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, बैंकर्स वे का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आ जाओ, अब आर्टिकल कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, आप में से सभी लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। जब हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं तो हमें ना समझ में आएंगी चीजें और अच्छे से। जरा समझते हैं,
टॉकिंग एमिड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बातचीत करना, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब बातचीत करना। ओके, कुछ ये मतलब है इसका, मेरे साथ पढ़ेंगे मेरे साथ। चाइना एंड द यूएस मस्ट एंगेज ईच अदर, इन दोनों को एक दूसरे को एंगेज रखना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स ऑन ऑल इश्यूज, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि सभी के सभी इश्यूज में तुरंत रिजल्ट आएंगे, बिना ये एक्सपेक्ट किए एक दूसरे को एंगेज रखना चाहिए एक दूसरे के साथ। ओके ठीक है, एक दूसरे को एंगेज रखना चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स, वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स के बीच में जो रिलेशन है द यूएस एंड द चाइना हैव बीन इन फ्री फॉल, वो बहुत फ्री फॉल रहा। फ्री फॉल का मतलब धड़ाम से बस गिरता रहा, दोनों के बीच के रिलेशन टूटते गए बिखरते गए ऐसे फ्री, तो फ्री फॉल होता रहा ओवर द पास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 वर्षों में, एमिड द ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर के बीच में जो कि शुरू किया गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तब से ऐसा होता चला गया। सुनते जाना, बड़े ध्यान से समझ में आता जाएगा दोस्तों आपको सबको। टाइज हैव रिमेन्ड स्ट्रेन्ड, जो टाइज थी दोनों देशों की, जो टाइज थी वो स्ट्रेन में बनी रही, यानी उनमें तनाव रहा। डिस्पाइट द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव होने के बावजूद भी उसमें तनाव बना रहा इन वॉशिंगटन, यानी अभी भी बना हुआ है। विद मीटिंग्स, कई मीटिंग्स भी हुई बिटवीन टॉप ऑफिशियल्स इन अलास्का एंड दैट इन तियानजिन मार्क्ड बाय देयर रैंकर, लेकिन ये सब चीजें हुई रैंकर के थ्रू, एक दूसरे में द्वेष की भावना है। रैंकर का मतलब था झगड़ा, उसके बावजूद भी कुछ इसमें ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला। इट इज दिस पेरिलस स्टेट, पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। अब ये डेंजरस स्थिति है टाइज की दैट लाइकली प्रॉम्प्टेड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू कॉल हिज काउंटर पार्ट, कि जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको कि अब वो अपने काउंटर पार्ट जी जिनपिंग को के साथ मीटिंग करेंगे ऑन फ्राइडे। द फर्स्ट टाइम, पहली बार होगा, दे स्पोक सिंस अ कॉन्वर्सेशन इन फरवरी नॉट लॉन्ग आफ्टर मिस्टर बाइडेन्स इनॉग्रेशन, मिस्टर बाइडेन के इनॉग्रेशन के बाद अब जो डिस्कशन है वो पहला डिस्कशन है होने वाला है। तो देखो ये डिस्कशन होगा, इनके डिस्कशन के बाद क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्या रिलेशन यूएस के रहने वाले हैं चाइना के साथ, इससे काफी सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। इंडिया का भी इस पे इंपैक्ट पड़ेगा और इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए इस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि इंडिया का स्टैंड अभी तक तो कुछ नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली दो देशों के बीच का डिस्कशन हो रहा है, वो डिस्कशन होते रहना चाहिए, बट ये पॉइंट हमारे सामने है तो हमें बस पढ़ते रहना ताकि हमें समझ में आता रहे, ठीक है, सही है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। While Mr. Biden wanted to ensure competition does not veer into conflict, मिस्टर बाइडेन ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि जो कंपटीशन है वो कन्वर्ट ना हो जाए कॉन्फ्लिक्ट में, झगड़े में कन्वर्ट ना हो जाए, इस चीज को भी ध्यान रखना है। बट अंडरलाइन द रिपीटेड चाइनीज व्यू, लेकिन चाइनीज व्यू क्या है इसको भी ध्यान रखते रहना है, दैट द ट्रबल्स वर ड्यू टू द यूएस पॉलिसी ऑन चाइना, कि जो ट्रबल्स थे वो किस वजह से हुए, यूएस पॉलिसी की वजह से जो चाइना के ऊपर लगाई गई, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। पार्ट ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड ब्रॉडर अप्रोच, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो ब्रॉडर अप्रोच है उसका ये हिस्सा है ऑफ कॉम्पीटिंग विद चाइना, चाइना से कॉम्पीट करने का, वेयर रिक्वायर्ड, जहां कहीं भी जरूरत है, बट कोऑपरेटिंग वेयर पॉसिबल, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है जहां पर कोऑपरेट किया जाए। अब एग्जांपल के तौर पर देखो, कोई मार्केट में आप जाते हो, उस मार्केट में सेम बिजनेस करने वाली कई सारी दुकानें होती हैं, कपड़े का बिजनेस आपका भी है तो बाकियों का भी बिजनेस कपड़े का है, तो वो लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, लेकिन जहां कोऑपरेशन की जरूरत होती है वो कोऑपरेट भी करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई बाहर का कोई व्यक्ति आकर या फिर कभी कोई किसी भी तरीके का कोई रूल आ जाता है जो उनको लगता है कि नहीं खराब हो सकता है, हमारी मार्केट के लिए नुकसान कर सकता है, तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं कि ठीक है हम कंपटीशन करते हैं लेकिन कोऑपरेट भी करना जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट है जिसको लेकर यहां पर ये बात कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आया दोस्तों, मुझे बोले जी से समझ में आ गया क्या ये बात बोली जा रही है। अच्छा, द यूएस हैज शॉट चाइनीज कोऑपरेशन, यूएस ने कोशिश की चाइनीज कोऑपरेशन मिले, कहां पर, अफगानिस्तान के केस में, अफगानिस्तान के केस में तो जरूरत पड़ेगी, चाइना ने बोल दिया अफगानिस्तान तो बढ़िया है, चलो बढ़िया, तालिबान 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 मैं तेरा दोस्त,
ये तो हो गया वहां पर, ये वाला जो हो गया यहाँ पर तो जरूरत तो पड़नी है। तो ये वाला पॉइंट है, जहां कोऑपरेशन की जरूरत है वहां कोऑपरेशन मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो यूएस हैज शॉट चाइनीज कोऑपरेशन इन अफगानिस्तान आफ्टर इट्स डिजास्टर्स एग्जिट, अपनी खुद की डिजास्टर्स एग्जिट के बाद अब वो कोशिश कर रहा है वहां से उनका कोऑपरेशन मिले, व्हिच हैज बीन सेलिब्रेटेड, जिसको सेलिब्रेट किया गया बाय द स्टेट मीडिया इन चाइना, कि वहां पर जब यूएस बाहर निकल आया और तालिबान ने कब्जा कर लिया तो स्टेट मीडिया जो चाइना की थी उन लोगों ने सेलिब्रेशन मनाया क्योंकि सपोर्ट वो कर रहे थे तालिबान को। एंड ऑल्सो ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा इनका ये भी कोऑपरेशन चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेकर, विच इज अ प्रायोरिटी, जो कि प्रायोरिटी है फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एट द सेम टाइम बोथ साइड्स हैव क्लैश्ड, और सेम टाइम पर दोनों साइड्स के क्या क्लैश भी हैं ऑन इश्यूज इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स, ऐसे इश्यूज पर जो ह्यूमन राइट्स को लेकर है, इन जिंगजियांग, हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी एक्शंस, इन सारी चीजों को लेकर। द कंटेंशियस इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ कोविड-19, और दूसरी इंक्वायरी भी कि कोविड-19 जो है वो स्टार्ट कहां से हुआ, आया कहां से, इन सारी चीजों पर भी इश्यूज है। तो ये है कि इश्यूज बहुत सारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार डिस्कशन करने से कुछ हमें एग्जैक्ट क्विक रिजल्ट मिल सकता है। तो ये करके पॉइंट है, अभी क्विक रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये जब रिजल्ट मिलेगा तब हमें पता चलेगा, बट फिलहाल अपने सामने ये बताओ पैराग्राफ नंबर 1 समझ में आया सभी को? अब आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर। एक बार सब लोग मुझे लिखकर बता दो, यस सर हमें समझ में आ गया, कैसे हमें वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है ये हमें समझ में आ गया। एक बार सब लोग लिखकर मुझे बता दो, एक बार एवरीवन सब लोग लिखकर मुझे बता दो। हाँ ठीक है, रेनन मार्टिन पर मैं एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, टेंशन ना लो। रेनन मार्टिन को लेकर मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको कैसे पढ़ना है उसमें से मैं उसको लेकर वीडियो बना दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है, कोई चिंता मत करो, ठीक है, मैं बना दूंगा, डोंट वरी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनको पढ़ लेते हैं एक एक करके पॉइंट। यहां पर ये सबको समझ में आया? मुझे बोलना जी सर। दी चाइनीज साइड, अब चाइनीज की तरफ, चाइना की तरफ की बात करें, द चाइनीज साइड फॉर इट्स पार्ट हैज मेड इट क्लियर, चाइना ने भी एक चीज क्लियर कर दी है, इट सीक्स कंसेशंस ऑन सम ऑफ द डॉर्नी इश्यूज, कुछ डॉर्नी इश्यूज यानी कांटे वाले ऐसे इश्यूज है जिस पर वो कंसेशन चाहता है, यार रियायत उसको भी मिले, चाइना को मिले, ओके, बिफोर इट विल अग्री टू डिस्कस वर्किंग टुगेदर ऑन अदर्स, इससे पहले कि दूसरे के साथ वो वर्किंग वार करना शुरू करे, उससे पहले अग्री होना शुरू करे कुछ चीजों पर, उसको भी कंसेशन चाहिए। इन दी जुलाई टॉक्स इन तियानजिन, जब जुलाई में डिस्कशन हुआ था तियानजिन में, चाइनीज ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड 2 लिस्ट ऑफ डिमांड्स, तब यूएस के साथ ही हुआ था, तो उन्होंने 2 लिस्ट ऑफ डिमांड्स प्रेजेंट की थी टू द यूएस, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या कहता, अनकंडीशनली रिवोकिंग वीजा रिस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स, यूएस में कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स जो हैं उनको लेकर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जो कि तब जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था तभी हुआ था। तो पहला उनका डिमांड थी अनकंडीशनली पहले इसको रिवोक किया जाए, एंड विड्रॉइंग एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट, और जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट है उसको भी विड्रॉ कर ली जाए, हटा ली जाए, किसके लिए? फॉर मैंग वानजोउ, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है टेक फर्म हुआवी के, हु इज ऑन ट्रायल, जिनका ट्रायल चल रहा है अभी भी कनाडा में, तो एक ये कर लिया जाए। तो ऐसी कई सारे डिस्कशंस हैं, कई सारे इश्यूज हैं, यूएस की तरफ से क्या पॉइंट है ये पता चल गया, चाइना की तरफ से क्या पॉइंट है ये पता चल गया। अच्छा, अभी इंडिया का रोल नहीं आया कोई डायरेक्टली कि इसमें इंडिया का क्या लेना देना, ये इन दोनों के बीच की बात है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेना देना है अभी मैं बताऊंगा, आगे आएगा लेना देना। द चाइनीज साइड हैज आल्सो डिमांडेड, चाइना ने क्या और क्या डिमांड किया, द यूएस चेंज इट्स स्टैंस, यूएस अपना स्टैंस यानी जो यूएस अपना स्टेप लेता है वो भी बदले ऑन कोविड-19 इंक्वायरी को लेकर, वेयर वॉशिंगटन हैज लेड कॉल्स फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, जहां पर यूएस ये चाहता है और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, पता चल पाए कोविड-19 है क्या सच में ये मैन मेड है ना, ये लैब में ही बना हुआ है या क्या है, तो और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत, तो वो चाहता है कि ये भी ना हो, ओके, ये अपना स्टैंड चेंज करे। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लाइकन यूएस कॉल्स, उन्होंने यूएस कॉल्स को थोड़ा सा अभी कंपेयर किया हुआ है फॉर कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एज सीकिंग एन ओएसिस सराउंडेड बाय डेजर्ट, ये तो उन्होंने कहा ये इस तरीके से है जैसे कि किसी डेजर्ट में आपने ओएसिस ढूंढ लिया, ओएसिस समझ गए ना, जहां पर ऐसी जलवायु हो गई जहां पेड़ पौधे आ सकते हैं, पेड़ पौधे उग गए हैं, या पानी वानी है, तो रेगिस्तान में पानी कहीं दिख गया, तो ऐसी कंडीशन होगी, करे जैसी आपकी डिमांड है वो तो ऐसी डिमांड है, ऐसे कैसे कोऑपरेशन मिल जाएगा, बात तो सही है। कोऑपरेशन तो तब मिलेगा जब चाइना को भी लगेगा कि उसके काम की भी चीज मिल रही है, तो दोनों के इश्यूज हैं, ध्यान में रखने की जरूरत है, ओके।
The oasis, he argued, would sooner or later be desertified. ये oasis sooner or later तो desertify हो ही जाएगा अगर कोई ऐसी जगह होती ही है. With the US unlikely to agree to China's preconditions, अगर US ऐसा करता है कि जैसा अभी फिलहाल दिखता है कि चाइना की जो ये preconditions है उससे अग्री नहीं करेगा, the state of relations is likely to endure. तो हो सकता है जो relations हैं वो ऐसे ही बने रहें, ऐसे जैसे हैं वैसे ही बने रहें. If the Chinese argument that it is unrealistic to insulate points of discord, ये जो झगड़े के पॉइंट्स है ना उनको प्रोटेक्ट करना थोड़ा अनरियलिस्टिक है. अगर ये आर्ग्यूमेंट वहां है चाइना की तरफ से, फ्रॉम अ ब्रॉडर रिलेशनशिप इज नॉट एंटायरली अनरीजनेबल. ये पूरी तरीके से अनरीजनेबल नहीं है. बात सही है, क्योंकि देखो इन पॉइंट्स पर डिस्कशन जब तक किसी भी कंट्री की बात करें नहीं होगा तो वो कंट्री कोई भी कॉपरेशन नहीं देगी. अब चाइना क्यों ही कॉपरेशन देगी? चाइना कॉपरेशन कतई ना देगी. कॉपरेशन चाइना को मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा तब जाके कॉपरेशन होगा. लेकिन क्या चाइना के कॉपरेशन की जरूरत है? हाँ, जरूरत है. इंडिया को क्या लेना देना है? चाइना की कॉपरेशन की जरूरत है अफगानिस्तान के केस में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ अफगानिस्तान में तालिबान फिर से बढ़ जाएगा, वो पनपेगा, नुकसान आसपास के देशों को होगा, इंडिया को डेफिनेटली नुकसान होगा. थ्रेट तो यहां पर है. तो एक ये पॉइंट यहां पर है. इट इज नोटेबल, एक चीज ध्यान रखने वाली है, दैट बीजिंग्स ऑफिशियल्स हैव रिजेक्टेड द प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट विद रिगार्ड टू द स्ट्रेन्ड रिलेशंस. जो अभी फिलहाल रिस्ट्रेन्ड रिलेशंस है इंडिया के साथ, इस पर कोई फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस पर बात करने से. विच हैज सेड, जिसमें ये कहा गया कोऑपरेशन ऑन ट्रेड एंड अदर फ्रंट्स कैन नॉट कंटिन्यू, ये कंटिन्यू नहीं हो सकते व्हाइल द एलएसी रिमेन्स इन क्राइसिस, जब तक कि एलएसी का जो इशू है वो क्राइसिस में रहता है. तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, और जिस उसके विपरीत, बीजिंग हैज हिट आउट एट न्यू दिल्ली, और इंडिया के खिलाफ भी उसने कुछ बोला. कैसे? वेवरिंग एंड बैक पैडलिंग करते हुए इन इट्स चाइना पॉलिसी, ये डिमांड करते हुए दैट इट कीप द ब्रॉडर इन एन अप्रोप्रिएट पोजीशन. एक अप्रोप्रिएट पोजीशन ही वो रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं. तो फिलहाल कोऑपरेशन कुछ भी नया इंडिया के लिए नहीं है, पॉजिटिव. इफ कोऑपरेटिंग व्हाइल इन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर अगर कोऑपरेट होता है, appears an unreasonable proposition, तो ये unreasonable proposition बन जाएगी for China when it comes to ties with the US. लेकिन जब वही ties US की तरह US के लिए आती है, it is unfathomable how it expects India, तो फिर ये थोड़ा unfathomable हो जाएगा. यानी कि सोचना मुश्किल है, समझना मुश्किल है कि किस तरीके से इंडिया टू टेक अ वेरी डिफरेंट स्टैंड ऑन बायलैटरल रिलेशंस, कि इंडिया किस तरीके से कोई अलग यहां पर स्टैंड लेता है बायलैटरल रिलेशंस में. देखो दोस्तों, यहां पर रिलेशंस की ही बात हो रही है, यूएस और चाइना, अल्टीमेटली इंडिया की बात हो गई है शुरू से लेकर में एंड में आते आते. पॉइंट यही है कि डिस्कशन हो, और डिस्कशन होने के बाद जो इश्यूज है वो सॉल्व हो. जब तक इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे तो कोऑपरेशन डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी कंट्री. ये था दोस्तों पूरा आर्टिकल. मुझे बताओ सबको समझ में आया? ये आर्टिकल ऐसे दिया हो, चाहे आपका आरसी में दिया हो, चाहे कैसे भी दिया हो, समझ में तो आएगा. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सब लोग मुझे बोले जी सर समझ में आया. एक बार सब लोग मुझे बताएं यस सर समझ में आया. सब लोग एक बार मुझे बोले यस सर समझ में आया. एवरीवन, है ना? सब लोग मुझे बता दें यस सर वी गॉट इट, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया, शाबाश. आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले आर्टिकल की तरफ. जो लोग देख रहे हैं सबको समझ में आ गया? मुझे एक बार लाइक बटन पे थम्स अप प्रेस करके बताएं यस सर वी गॉट इट, हमें समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आप लोगों ने 950 लोगों ने थम्स अप दे दिया, थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे. आप में से सभी लोग दोस्तों जो लोग लेट आए हैं, मैं सबको बता दूं एग्जैक्ट 7 AM पर आ जाया करो. एग्जैक्ट 7 AM पर 7 बजते ही आप सब लोग आ जाया करो, और ताकि कोई इंफॉर्मेशन रह ना जाए. जैसे एक इंफॉर्मेशन है, आज हम 11 बजे मिलने वाले हैं इंग्लिश की क्लास को लेकर, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे 11 बजे वाली क्लास में. तो उस 11 बजे वाली क्लास के लिए दोस्तों आप लोग रहना है रेडी, ठीक है? आइए इसको पढ़ते हैं क्या क्या बोला जा रहा है. रिटर्निंग टू स्कूल 17 मंथ्स लेटर, 17 महीने बाद स्कूल्स लौटना, ये वाली बात हो रही है ना, 17 महीने बाद स्कूल्स में लौटना, ठीक है? आ जाओ पढ़ते हैं. The post-COVID-19 situation is complex. Post-COVID-19 situation complex है, and the where we left it, जहां पर हमने छोड़ा था, ये जो अप्रोच है will not do for any stage of school education. स्कूल एजुकेशन के लिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी. जैसे कि स्कूल एजुकेशन में जहां आपने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं.
ये अप्रोच कहलाते हैं कि आप या तो ऑनलाइन एजुकेशन करा रहे थे बट वो सबके पास एक्सेसिबल नहीं थी, कुछ ही जगह एक्सेसिबल थी, कुछ जगह में अर्बन एरिया में, गांव में तो बिल्कुल नहीं थी और अर्बन एरिया में हर जगह नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपने जहां से सिलेबस छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे तो बच्चों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, कुछ और तरीके से करेंगे और सब अपने अपने हिसाब से करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, जस्ट जनरल डिस्कशन है। तो हम डिस्कशन को दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। आप बड़े ध्यान से सुनो और डिस्कशन को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखो, और ये आर्टिकल फिर मैं दूंगा भी आपको खुद से पढ़ने के लिए। एज चिल्ड्रन रिटर्न टू द क्लासरूम आफ्टर एन अनप्रेसिडेंटली लॉन्ग गैप के बाद लौटे हैं, मैनी अमंग देयर टीचर्स, कई सारे उनके जो टीचर्स है वो ये रियलाइज करते हैं दैट टीचिंग विल बी टफर, की जो टीचिंग होगी वो टफर हो जाएगी। एंड देयर आर अदर्स, और भी कुछ लोग हैं, हु अज्यूम, वो ये अज्यूम करते हैं दैट इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल, ये एज यूजुअल काम रहेगा। इनफैक्ट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम द पॉइंट, इनफैक्ट उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया उस पॉइंट से वेयर वी लेफ्ट इट, जहां पर उन्होंने छोड़ा था। इसका मतलब यह है, मीनिंग वेयर दे वर इन देयर ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर वो ऑनलाइन क्लासेस पे छोड़कर आए थे उसके आगे से पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। टीचर्स हु स्टिक टू द सिलेबस, टीचर जो सिलेबस पर टिके हुए हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसा होता है क्या? हो रहा होगा यार, कई सारे स्कूल में हो रहा होगा। जैसे मुझे स्कूल की सिचुएशन के बारे में इतना नहीं मालूम, जितना यहाँ देखता हूँ उतना बता। आपके छोटे भाई बहन हो तो जरा बताना क्या ऐसा हो रहा है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, बाकी हमें मतलब नहीं। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, तुम्हारे पास फैसिलिटी है, पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, मैंने आके पढ़ा दिया, खत्म हो गई बात। अब मैं आ गया स्कूल में, इतना मैं ऑनलाइन पढ़ा चुका था, इसके आगे अब मैं पढ़ाऊँ क्या? ऐसा करके कुछ हो रहा है? आप लोग जरा अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, अगर आपके छोटे भाई बहन है वो रियल एक्सपीरियंस पता चलेगा। बट फिलहाल अभी यहां पर सिचुएशन यही लिखी हुई है। ओके, तो नो मैटर, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट हैपेंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, लाइक टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज टीचर्स ऑफ दिस और दैट सब्जेक्ट। क्यों आइडेंटिफाई किया जाए कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर्स, ऐसे करके। दे सी देयर रोल प्योरली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो अपना रोल प्योरली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज देखते हैं। दे इनेबल चिल्ड्रन टू अक्वायर, जो चिल्ड्रन को एनेबल करते हैं कि आप अक्वायर करें वो नॉलेज। दे व्यू द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, एजुकेशन का पर्पस का व्यू ऐसे देखते हैं कि सक्सेस के टर्म में हो, कहां पर? इन एग्जामिनेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली इन लाइफ। बात बिल्कुल ठीक है, ये बात तो सही है, अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छी बात में यस सर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, प्राइवेट स्कूल में ऐसा ही होता है। ऐसा होता होगा, आप सब लोग कह ही रहे हो ऐसा होता होगा, तभी आर्टिकल में आया भी हुआ है। तो ना क्यों ही लिखते, क्योंकि बड़े लेवल पर ही ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम जगह हो रहा होगा। With a sense of purpose so firmly held in their minds, एक जो पर्पस है टीचर्स के दिमाग में बहुत अच्छे से होता है। सच टीचर्स स्टे क्लियर, वो क्लियर रहते हैं ऑफ द पर्सनल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चे की पर्सनल लाइफ को लेकर भी, स्पेशली इट्स इमोशनल एस्पेक्ट, एवरीथिंग। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, तो हम समझ सकते हैं हाउ सच टीचर्स डिफाइन लर्निंग, इस तरीके के टीचर्स लर्निंग को कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, जो सिलेबस दिया गया है एज आर्टिकुलेटेड इन द टेक्स्ट बुक। देयर इज नो हार्म इन एक्नॉलेजिंग, ये एक्नॉलेज करने में कोई हार्म नहीं है। द टीचर्स ऑफ दिस सॉर्ट फॉर्म द मेजॉरिटी इन द प्रोफेशन, किस प्रोफेशन में इस तरीके की मेजॉरिटी वाले टीचर्स ज्यादा होते हैं, जो कि सिलेबस पे स्टिक रहते हैं, टाइम से आए, सिलेबस पढ़ाए और गए, चलो ओके बाय टाटा। मैंने भी पढ़ाई ऐसे ही करी है, आप में से भी सब लोगों ने पढ़ाई ऐसे ही करी है। आओ सिलेबस पढ़ो जाओ। असल में लाइफ की वैल्यूज, असल में जो आपने पढ़ा है उसका यूजेज, आप तो जब आपने ग्रेजुएशन में आ गए होंगे तब आपने धीरे धीरे सीखा है, आप अब सीख रहे हैं। आप ये बताइए, इंग्लिश तो आपने तभी पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम पर, इंग्लिश आप मुझसे भी पढ़ते हैं, रीडिंग या फिर बाकी नॉलेज वाली चीज़ें आप तभी भी पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो नॉलेज ली होगी। आप एडिटोरियल में पढ़ते हैं, आप मुझसे पढ़ते हैं, क्या आप वो डिफरेंस देख पाते हैं? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस। क्या वो बहुत बड़ा डिफरेंस देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते होंगे, क्योंकि स्कूल का सिलेबस, स्कूल की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे कन्वेंशनल पैटर्न पर है जो कि सिर्फ एक रटी रटाई चीज़ें ही हम सीख सकते हैं। अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ गई थी 2020 में, उसके बाद से चीज़ें बदल सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, चांसेस उसके ज़्यादा हैं। अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं था। स्कूल एजुकेशन जैसी थी वो हमें पता है, जैसा आपने पढ़ा वैसा हमने पढ़ा, है ना। आओ पढ़ो और जाओ। हाँ ऐसे ही था, आओ पढ़ो और जाओ, है ना। ये ऐसा हो जाता है।
तो ये एक सिचुएशन थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हम पढ़ते। तो मेजॉरिटी जो है वो ऐसी ही है, ठीक है, दो इन अ माइनॉरिटी। आओ जरा माइनॉरिटी में देखते हैं, कम संख्या में जो टीचर्स है वो क्या सोचते हैं। देयर आर अदर टीचर्स हु रियलाइज दैट एजुकेशन इज मोर देन अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस। जो ये रियलाइज करते हैं एजुकेशन इससे भी ऊपर कोई चीज है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, टू प्रिपेयर चिल्ड्रन टू फेस एग्जामिनेशंस, इससे भी ऊपर काफी चीजें होती हैं। दीज टीचर्स नो दैट देयर सक्सेस एज टीचर्स, कि उनकी जो सक्सेस है एज टीचर्स डिपेंड करती है ऑन हाउ दे रिलेट टू चिल्ड्रन, कि किस तरीके से वो चिल्ड्रन से रिलेट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप मेरे तरीके ढूंढते हैं, देखते हैं, मैं आपको हमेशा कुछ इनोवेटिव तरीका लाने की कोशिश करता हूं, चाहे वो कल वाला वीडियो रहा हो, आप लोगों ने जो लोग देखा आपने पता देखा, चाहे फिर वो उससे पहले की वीडियोस रहे, हमेशा मैं कोशिश करता हूं आपको इनोवेट तरीके से बताऊं जिससे कि आप रिलेट कर पाओ। वही ना, कल वाली बात को मैं नॉर्मली बता सकता था कि देखो आप ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वो हो जाता कि मैं आया, मैंने अपना ऐसे काम किया, चला गया। मैं ऐसा हूं नहीं, और ऐसे मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, तो समझ में आएगा भी नहीं। बट मैंने जब आपको रिलेट करना बताया तो आपने रिलेट कर लिया कि हाँ यार ऐसा ही होता है। अर्ली मॉर्निंग जब हम पढ़ते हैं, लेट नाइट जब हम पढ़ते हैं, क्या सिचुएशन हमारे सामने बनती है, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है, रिलेट करना बहुत जरूरी है। ये चीज आप आज महसूस कर पाते हो जब आप कंपटीशन की फील्ड में आ गए, जब आप मुझसे मिल रहे हैं। अब यही चीज अगर आप तब रिलेट कर पाते हैं जब आप स्कूल टाइम में होते, तो आपकी जो मेंटल ग्रोथ है क्या बहुत ज्यादा नहीं हो गई होती। पढ़ाई तो आप तब भी कर रहे हैं, पढ़ाई तो आज मैं भी अभी भी कर रहा हूं, उसके बावजूद जब मैं रिलेट कर रहा हूं तो आपको चीजें और अच्छे से माइंड में सेट है ना। अब आपको एकदम डाउट क्लियर हो गया ना, चाहे सुबह पढ़ूं चाहे शाम को पढ़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन में पढ़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब पढ़ूं जब मेरे हिसाब से सही हो। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ये चीज होनी बहुत जरूरी है। ये अगर हर टीचर्स में आ जाएगी ये चीज, तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स कितना अच्छे से फ्लोरिश होगा, उसको पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी चीजों में कितना अच्छे से होगा। पढ़ाई तो ऑटोमेटिकली हो ही गई अच्छी, है ना। तो ये नो मैटर व्हाट सब्जेक्ट दे टीच, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, लेकिन वो रिलेट कर पाते हैं। फॉर दिस रीजन, इस रीजन की वजह से दे वरी अबाउट देयर चिल्ड्रंस इमोशनल वेलबींग, तो वो वरी भी करते हैं अपने चिल्ड्रन के इमोशनल वेलबींग को लेकर। वो माइनॉरिटी है, बहुत कम संख्या में ऐसे टीचर्स हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट फीलिंग वेल, जब कोई बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहा है, सच टीचर्स आस्क व्हाट इज रॉन्ग, इस तरह के टीचर्स पूछते हैं उनसे बच्चे क्या दिक्कत है, क्योंकि तब बच्चा स्कूल में छोटा ही होता है ना। दे रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो वो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं टीचर्स। अच्छा इसकी एबिलिटी बच्चे की ये है, इसकी एबिलिटी ये है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें अच्छा, ये डिफरेंसेस वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं एंड एंगेज विद चिल्ड्रन एज पर्संस विद स्पेसिफिक हैबिट्स ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। और स्पेसिफिक हैबिट्स ऑफ माइंड एंड बिहेवियर से वो स्टूडेंट से चिल्ड्रन से एंगेज भी हो पाते हैं। इन पर्सन का मतलब ऐसे पर्सनली एंगेज भी हो पाते हैं। फॉर सच टीचर्स, तरीके टीचर्स के लिए द वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल मैटर्स, तो उनके लिए जो आउटसाइड क्या हो रखा है स्कूल के बाहर ये भी मैटर करता है। आपके साथ आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रखा है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा आप जो पढ़ रहे हो। स्पेशली जब स्कूल की बात होगी तो स्कूल में टीचर्स को अगर लगता है नहीं यार बाहर की सिचुएशन कोविड वाली थी, बाहर जब अभी तक लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, कैसे सबने पढ़ लिया होगा, कैसे सबने वो सिलेबस कर लिया होगा, क्या मैं आज ही आऊं, आज ही आकर फिर मैं वहां से स्टार्ट कर दूं जहां मैंने ऑनलाइन छोड़ा था। कोई लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तो ये चीज आपके दोस्तों ये समझने वाले टीचर्स के बारे में बताओ, उनकी जो स्पिरिट होती है, एंथुजियाज्म है फॉर व्हाट दे आर बीइंग टॉट, कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है इन दी क्लासरूम, ये बहुत जरूरी होती है। इसका इंपैक्ट पड़ जाता है, इट मेक्स एन इंपैक्ट डालती है ये चीज। और फॉर टीचर्स ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार के जो टीचर्स होते हैं, द लॉन्ग गैप कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक इन द डेली रूटीन इंटरैक्शन विद चिल्ड्रन हैज मेड इट प्रॉब्लमैटिक, ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो चुका है टू रिज्यूम टीचिंग, की टीचिंग को वो कैसे रिज्यूम करें, कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं था। ये है दोस्तों पूरी की पूरा पॉइंट। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आपको दे रहा हूं ये होमवर्क में, अब आपको खुद पढ़ना है। गैप इंपैक्ट दिया हुआ है कि गैप इंपैक्ट क्या है, आप इसे पढ़िएगा। ये रीडिंग करने के लिए पूरा आर्टिकल है, आसानी से आपको समझ में आएगा। स्पेस फॉर दीज प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई थीसिस टाइप दी होती है जिसमें देखते हैं, रिसर्च करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको पढ़ते, तो एक इसको पढ़िएगा, दूसरा आप इसे पढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल में ये दिया हुआ, अगर टाइम से नहीं हुआ ना वैक्सीनेशन, तो कई सारे हमें अगर कोविड हुआ है और सही हो गया है तो कई सारे और भी हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं। तो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। किडनी का यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, किडनी को लेकर कॉम्प्लिकेशन वाले कुछ केसेस आए हैं, आर्टिकल है, पढ़ना है, ये आपके होमवर्क में है।
ठीक है, सेशन को दोस्तों हम करेंगे अब खत्म, आपसे मिलेंगे अब सुबह 11 बजे, YouTube पर ही क्लास होगी सुबह 11 बजे। सबको पता चल गया? मुझे बताएं जी सर। और क्या सब लोग आएंगे सुबह 11 बजे? ये भी मुझे बता दो। सुबह 11 बजे आप लोगों की क्लास होगी, सुबह 11 बजे। और आप लोग कह रहे थे एक सरप्राइज देना है, तो मैं सरप्राइज आपको दूंगा। आपके लिए सरप्राइज में रेडी कर रहा हूं, वो सरप्राइज मैं आपको जल्दी दूंगा। सरप्राइज के लिए स्टे ट्यून विद मी, ठीक है, वो आप स्टे ट्यून रहिएगा। और बाकी आप में सभी लोग जो कि पढ़ रहे हैं या फिर कंफ्यूजन रहता है कि सर हम बेसिक से कहां से पढ़ें, अनअकैडमी प्लस पर कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द बेनिफिट अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आते हैं, और क्या वो बेनिफिट आपके लिए है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करके बताएंगे। जैसे कि दोस्तों आप में से सभी लोग, अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिक से कुछ पढ़ना है, मैं आपको अभी इंग्लिश को लेकर बता रहा हूं, फिर मैथ्स रीजनिंग सब बता दूंगा मैं। इंग्लिश को लेकर अगर आपको बेसिक से पढ़ना है कि सर हमें बेसिक टू हाई पढ़ना है इंग्लिश में, जहां पर कॉन्सेप्ट से लेकर एवरीथिंग सब बेसिक से होगा, तो वो आपका बैच 3:15 PM पर चलता है, 4:15 PM तक। ये आपको बैच ये वाला देखना है, ये वाला ज्वाइन करना है। बैच तो आपके सामने कई सारे, आप कोई भी देख सकते हो। अगर आपको पढ़ना है वन लेवल अप मतलब बेसिक से हाई तो आपको आता है, आप क्वेश्चन ऐसे करना चाहते हो वन लेवल अप, जहां पर आपका स्कोर इंप्रूव हो पाए, तो आपका बैच चलता है दोपहर 12 बजे, 12 PM से लेकर 1 PM। तब आप इस वाले बैच को ज्वाइन करना। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो मेंस की क्लास लेनी है, जो कि मेंस में आए, मुझे बेसिक काफी कुछ आ रखा होता है, मुझे मेंस का पढ़ना है, तो आप दोपहर 2 बजे वाली जो क्लास होती है आप इसको ज्वाइन करिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये 2 से 3 क्लास होती है, आप इसको ज्वाइन करिए। क्लास आपके लिए 3 है, आप मेरी प्रोफाइल में आओगे, तीनों आपको दिख रहे होंगे, तीनों को एनरोल कर लेना। ऐसा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन लेकर एक ही क्लास मिलती है। सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब एक कंप्लीट बैंक सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी कि सारी की सारी क्लासेस, सारे के सारे एजुकेटर्स की ऑल क्लासेस का एक्सेस मिलता है, कंप्लीट बैंक। अरुण सर से पढ़ना है अरुण सर से पढ़िए, पुनीत सर से पढ़ना है पुनीत सर से पढ़िए, अभिजीत से पढ़ना अभिजीत सर से पढ़ना उनसे पढ़िए, मुझसे पढ़ना आप मुझसे पढ़िए, आप सबसे पढ़िए। सारे के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आपको मिलती हैं, आप सबसे पढ़िए, कंप्लीट एक्सेस होता है। आप पढ़ेंगे कैसे? सो लेट मी शो यू हाउ वी कैन स्टडी, और कैसे करके हमें सब्सक्रिप्शन लेना है। इट्स वेरी सिंपल। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका? इंस्टॉल करके सबसे पहले आप ना मेरा नाम ढूंढना, विशाल परिहार, मैं मिल जाऊंगा। मुझे फॉलो करके मेरी प्रोफाइल में आना। मेरी प्रोफाइल में आपको प्लस पर टैप करोगे तो प्लस का कोर्स मिलता है, ऐसे स्पेशल पे टैप करोगे तो स्पेशल की क्लास मिल जाएगी। तो आपको यहां आ जाना, मेरी क्लासेस को फॉलो करना, देखना कुछ फ्री क्लासेस हैं आप उनको देखना, लाइव फ्री क्लासेस होती है। फिर प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना तो प्लस पर टैप करके सब्सक्रिप्शन ले लेना। आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपने टैप किया, सब्सक्रिप्शन में ये स्लाइड आएगी गेट सब्सक्रिप्शन की, है ना। आपको ऐसे करके मंथ, हर एक मंथ की फी दिख रही होगी, 12 मंथ 6 मंथ ऐसे करके ना। आपको क्या करना है, यहां पर लिखा होगा हैव अ रेफरल कोड। ये रेफरल कोड है टीम एवीपी का, AVP10। आप AVP10 रेफरल कोड लगाना। इससे क्या होगा, हर एक मंथ की फी में आपको 10% ऑफ दिख जाएगा। आपने देखा अच्छा 10% ऑफ हो गया। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज करना, जिसकी फी 5850 है, और इस प्लान को आपने चूज किया। चूज करने के बाद आपने कर देना है पेमेंट। पेमेंट आपका डन हो गया, सब्सक्रिप्शन यानी आपका डन हो गया। आपको सिंपली जैसे मेरी क्लास में आए थे मेरा नाम ढूंढ के, ऐसे हर एक टीचर की क्लास में आओ, उनका नाम ढूंढो और उनकी क्लास में आओ। ये काम दोस्तों आपको करना है, ठीक है। ये काम आप करिएगा तो आपको क्लासें मिल जाएंगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ना सभी लोगों को सब कुछ पढ़ना होता है। आपको लगता है बेसिक टू हाई तो बेसिक टू हाई वाला बैच पढ़ो, आपको लगता है वन लेवल अप तो उसको पढ़ो। ये कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रहा है? पीओ और क्लर्क। फिलहाल एसबीआई पीओ तो आया नहीं है, लेकिन आईबीपीएस पीओ है और आईबीपीएस क्लर्क दोनों को टारगेट कर रहा है। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क भी जो कि मेंस है वो भी टारगेट करते हुए। तो आप आओ पढ़ो, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली, अगर आपका टारगेट ये है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं दोस्तों, विश यू ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत समस्या आएगी तो मेरे को दोस्तों जरूर बताना। बाकी अनअकैडमिक बैंक कॉम्बैट एवरी संडे होता है, इस कोड का इस्तेमाल करना, प्राइजेस कई सारे आप जीत सकते हो, है ना। मिलते हैं दोस्तों अब हम 11 बजे YouTube की क्लास पर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना नाश्ता वाश्ता करो और बताना, कोई दिक्कत समस्या है तो ये बता देना, ठीक है ना। चलिए, एडिटोरियल कहां से डाउनलोड करेंगे? डाउनलोड नहीं करते आप, द हिंदू न्यूज़पेपर से पढ़ो, न्यूज़पेपर से पढ़ो। आप कैसे भी पढ़ो, आप ऑफलाइन पढ़ लो, आप द हिंदू का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ लो, गूगल पे लिख लो, इतना कर लो, दिख जाएगा। मैं खोल के दिखा दूं ना आपको, द हिंदू ऐसे खुल जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डन तो मुझे बोले जी सर डन। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।